हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और अब हम देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क से पार्ट 12 जो है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर में मेनली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसके प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर में जो हम फंक्शंस की बात करेंगे तो वो फंक्शन बेस्ड होंगे प्रोटोकॉल्स के। ठीक है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं उनमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो एप्लीकेशन लेयर में फोकस रहता है वो सिर्फ प्रोटोकॉल पे फोकस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन लेयर की जो लेयर 1 है OSI मॉडल की। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली यूज़र उस लेयर से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन लेयर। तो कोई भी एप्लीकेशन हो, फाइल ट्रांसफर एप्लीकेशन हो, ईमेल का एप्लीकेशन हो, या फिर कोई वेब ब्राउजर है, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर आती है सारी एप्लीकेशन, चाहे वो वेब ब्राउजर हो, ठीक है, फेसबुक हो, ठीक है, तो वो सारी एप्लीकेशन लेयर के अंदर आती है। अब एप्लीकेशन लेयर के जो फंक्शन है वो उसके प्रोटोकॉल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सारे ही जो फंक्शन है अलग अलग उनको अलग अलग प्रोटोकॉल दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले फंक्शनिंग की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर का फंक्शनिंग जो है फर्स्ट वो है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल से अगर बात करें, जैसे कि अगर मैं अब बात करूं प्रोटोकॉल की, तो यहाँ पे बात करें हम टेलनेट की। ठीक है, तो टेलनेट जो है ये रिमोट लॉगिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेलनेट जो है इसको रिमोट लॉगिन भी बोलते हैं। रिमोट लॉगिन का मतलब ये है, मान लीजिए आप एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ये कंप्यूटर ए और ये कंप्यूटर बी है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की यूज़ कर रहे हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट असिस्टेंट से चाहते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका जो टर्मिनल है वो यूज़ करेगा, मतलब आपका कंप्यूटर जो है ऑपरेट पूरा का पूरा जो करेगा वो ये माइक्रोसॉफ्ट का असिस्टेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज़ करेगा टेलनेट का। ठीक है, ये टेलनेट का यूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि आप जो है क्लाइंट हैं, ठीक है, और आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है। टेलनेट एक प्रोग्राम है जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लाइंट सर्वर बेसिकली सारे ही प्रोटोकॉल जो भी एप्लीकेशन लेयर में है सारे ही क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको किसी और के कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो वहाँ से आप टेलनेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और आगे हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर, पहले सारे समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है एप्लीकेशन लेयर का वो है फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। मतलब फाइल को ट्रांसफ़र करना, एक्सेस करना, ठीक है, और उनको मैनेज करने का काम भी हमारी एप्लीकेशन लेयर करती है। अब एप्लीकेशन लेयर में ये प्रोटोकॉल, जैसे कि मान लें हम यहाँ पे देखें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल को ट्रांसफ़र करना, डेटा को ट्रांसफ़र करना। इसमें भी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक और यूज़ होता है, ट्राइवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको TFT बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग प्रोटोकॉल, जैसे कि TCP कौन यूज़ करता है, UDP कौन यूज़ करता है, कौन कौन सी पोर्ट यूज़ करता है। ठीक है, तो ये बात भी हम जानेंगे अभी। ठीक है, तीसरी जो सर्विस है, तीसरी सर्विस प्रोवाइड करता है ये मेल सर्विसेज। मेल सर्विसेज मतलब ये है जैसे कि ईमेल सर्विसेज। ठीक है, तो ईमेल सर्विसेज जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल की बात करें तो ये प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं ईमेल में। ठीक है, SMTP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP। ठीक है, ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको हम ईमेल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको ईमेल बोलते हैं। अब ईमेल में जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, तो ईमेल में बेसिकली एक तो प्रोटोकॉल यूज़ होगा जो इस ईमेल को मेरे ईमेल को भेजेगा। ठीक है, मैं हूँ सेंडर, ठीक है, मैं इसको रिसीवर को भेजना चाहता हूँ ईमेल, तो एक प्रोटोकॉल होगा जो कि इस एप्लीकेशन के डेटा को सेंड करने के लिए काम में आएगा, तो उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी हमारा एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है। ठीक है, अब इस प्रोटोकॉल से जो डेटा भेजा जाता है वो सिर्फ टेक्स्ट डेटा को भेजा जाता है। टेक्स्ट डेटा मतलब सिर्फ ASCII डेटा आप SMTP से भेज सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इमेजेस या फिर ऑडियो वीडियो इस तरीके की चीज़ भेजनी पड़ेगी तो मैं MIME यूज़ करता हूँ, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जो कि हमने प्रेजेंटेशन लेयर में पढ़ा था। ठीक है, तो वो वहाँ पे आता है। अब इस डेटा को रिसीव करने के लिए मुझे दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा प्रोटोकॉल जो यूज़ होगा, यहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 और एक होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल दोनों ही
हमारे इस डेटा को रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं, ईमेल में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो SMTP बेसिकली आपके जो मेल है उसको सेंड करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP यूज़ होता है, और उसको रिसीव करने के लिए दोनों प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 और इंटरनेट मैसेज एक्सेस, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दोनों ही आपके मेल को रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी आगे देखेंगे, ठीक है। चौथा प्रोटोकॉल जो यहाँ पे है वो है डोमेन नेम सर्वर, और जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ये फंक्शनिंग जो है वो है डायरेक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो डोमेन नेम सर्वर की हमने बात की थी, जैसे कि हम IP किसी पर्टिकुलर डोमेन का नाम लिखते हैं www.google.com, ठीक है। तो इस google.com का जो IP एड्रेस है वो मुझे नेम से उसका IP एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, और उल्टा काम भी IP टू नेम का भी काम डोमेन नेम सर्वर करता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ 192.16.10.10, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर डोमेन का IP एड्रेस है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको शॉपिंग करनी है, ठीक है, तो ये फ्लिपकार्ट से लेते हैं या फिर अमेजन से कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, तो इनके नाम याद करना आपके लिए आसान है रेदर देन इनके IP एड्रेस याद करना, ठीक है। तो इनके IP एड्रेस आप याद नहीं कर सकते, इनके नाम ही याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना उसके, मुझे तो सारे नाम ही याद है, तो मेरे नाम को वो कन्वर्ट कर देगा नेम उस IP एड्रेस में, ठीक है। तो ये काम हमारा डोमेन नेम सर्वर करता है, ठीक है। अब इसके भी अलग अलग हायरार्की होती है, लोकली रिजॉल्व किया जाता है वेब ब्राउज़र के द्वारा, या फिर हमने देखा था एक DNS सर्वर ISP प्रोवाइडर हमें देता है, ठीक है। तो वो लोकली रिजॉल्व कैसे करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, एक हायरार्की के बेसिस पे होती है, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे आगे, ठीक है। पांचवा जो प्रोटोकॉल यहाँ पे काम कर रहा है वो काम कर रहा है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, ठीक है, बूटबी प्रोटोकॉल या बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप हो या और डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो, दोनों ही IP एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है, दोनों ही IP असाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन शायद मैंने नेटवर्क लेयर में आपको पढ़ाया था, बट वहाँ अगर पढ़ाया होगा तो IP कैसे निकालते हैं उसके लिए पढ़ाया था, तो वो आप उधर से काट लें उसको, ठीक है, वो एप्लीकेशन लेयर में काम करता है, ठीक है। तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन हुआ या फिर बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल हुआ, दोनों ही IP को असाइन करना, ठीक है, IP असाइन करने का काम करता है। अब ये काम कैसे करते हैं, अगर बूट की बात करूँ, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल की बात करूँ, तो बूट से मुझे पता चलता है कि बूट जो है प्रोसेस है जहाँ पे जैसे हम अपने सिस्टम को जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जब सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन मेमोरी में लोड होता है, मेन मेमोरी में लोड होता है, मतलब कि वो रैम में लोड होता है, ठीक है, मेन मेमोरी या फिर रैम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूट। अब इस बूट प्रोसेस को दौरान जब मुझे IP असाइन होता है, ठीक है, तो वो IP असाइन होता है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल के द्वारा, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल जो है वो ओल्डर वर्जन है, ठीक है, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल जो है वो ओल्डर वर्जन है, ठीक है, और DHCP जो है वो न्यूअर वर्जन है, और यहाँ पे आप स्टैटिक IP भी असाइन करवा सकते हैं, ठीक है, प्लस डायनेमिक IP भी असाइन करवा सकते हैं बूट DHCP में। और यहाँ पे आपको जैसे कि कुछ लिमिटेशन है बूटस्ट्रैप की, जैसे कि यहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप असाइन कर सकते हैं बूटस्ट्रैप से, बट यहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ IP एड्रेस आप असाइन कर सकते हैं क्लाइंट्स को DHCP से, ठीक है। जैसे कि हमने बात भी की थी स्टैटिक और डायनेमिक IP की। स्टैटिक IP जैसे कि आप मैन्युअली अगर IP असाइन करना चाहते हैं तो स्टैटिक IP यूज़ करते हैं मैन्युअली, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मान लीजिए आप राउटर से यहाँ पे 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो इन 3 डिवाइस को अगर मैं मैन्युअली IP असाइन करूँ तो ये 3 डिवाइसेस को IP असाइन करना स्टैटिक कहलाएगा, ठीक है। मगर ये काम मैन्युअली अगर 3 डिवाइसेस को मैं असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ तो चल जाता है, बट अगर मेरे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा होंगी तो ये मैन्युअली काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा काम हमारा DHCP सर्वर कर देता है, ठीक है, DHCP प्रोटोकॉल कर देता है, ठीक है, IP को असाइन करने का काम। 7th जो प्रोटोकॉल है वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, HTTP। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का जो भी कंटेंट है, ठीक है, अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं या फिर आप जो है डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वेब पे, ठीक है, तो वो डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम, ठीक है, वो पूरा का पूरा काम आपका HTTP करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP की मदद के बिना आप वर्ल्ड वाइड वेब पे कम्युनिकेशन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे जो कम्युनिकेशन होता है वो HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा होता है, ठीक है। अब HTTP प्रोटोकॉल में हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये लिंक्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो रीडायरेक्ट दूसरे पेज पे आपको करा देता है, ठीक है, तो वो हाइपर लिंक्स होती हैं, उसको हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, हाइपर लिंक्स होती हैं।
तो यहाँ पे ये प्रोटोकॉल HTTP इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब सबके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं टेलनेट की। तो टेलनेट को आप बोलते हैं टर्मिनल नेटवर्क, या फिर आप उसको वर्चुअल नेटवर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेलनेट से आप टर्मिनल नेटवर्क भी बोल सकते हैं और वर्चुअल नेटवर्क भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो टेलनेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो टेलनेट की बात करें तो यहाँ पे ये यूज़ कौन सी पोर्ट करता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो टेलनेट यूज़ करता है TCP पोर्ट 23, ठीक है। TCP पोर्ट 23 यूज़ करता है टेलनेट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईमेल की, तो ईमेल यूज़ करता है TCP कनेक्शन, ठीक है। ईमेल यूज़ करता है TCP कनेक्शन। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 प्रोटोकॉल यूज़ होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। तो SMTP की बात कर ली थी हमने कि SMTP जब हम मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेल सेंड करने के लिए, ठीक है, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP और मेल को रिसीव करने के लिए पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। इनको रिसीव करने के लिए दोनों ही प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं और ये ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है SMTP, ठीक है। तो SMTP जिस पोर्ट पे काम करता है ये हमने बात कर ली थी, 25 पोर्ट पे काम करता है। और ये जो यूज़ करता है, ठीक है, ये जो कनेक्शन यूज़ करता है वो यूज़ करता है TCP, ट्रांसमिशन कनेक्शन प्रोटोकॉल, जिसको हमने बोला था कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मतलब पहले कनेक्शन क्रिएट किया जाएगा, देन फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा मेल, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ये भी TCP यूज़ करता है, ठीक है। पोर्ट की बात करें अगर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, तो यहाँ पे जो पोर्ट है वो है 110 यूज़ करता है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी ईमेल की। और टेलनेट जो है TCP यूज़ करता है पोर्ट 23। ईमेल जो है वो 3 प्रोटोकॉल यूज़ करता है। अब 3 प्रोटोकॉल में जो डिफरेंस है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल 3, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल वर्जन 3 में डिफरेंस ये है कि जब पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये जो है, मान लीजिए आप जीमेल पे आपका अकाउंट है, ठीक है, जीमेल पे आपका अकाउंट है, तो ये है जीमेल का सर्वर, ठीक है, और ये हैं आप क्लाइंट, ठीक है। तो क्लाइंट, तो जब पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 की बात होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई मेल है आपका, ठीक है, तो वो मेल आपका पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 से क्लाइंट के कंप्यूटर पे डाउनलोड होता है, ठीक है, क्लाइंट के कंप्यूटर पे डाउनलोड हुआ है PP3 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दोनों मेल आ गए, फिर इसको सर्वर से डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है, सर्वर से डिलीट कर दिया जाता है। तो ये काम पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 करता है। बट IMF इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल करता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपके सर्वर पे मेल है, ठीक है, और आपने इनको ओपन करना है, ठीक है, तो वो ओपन जो है ये सेव जो रहते हैं सर्वर पे रहते हैं, देन आप इसको एक्सेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर पे शो होने लगते हैं, ठीक है। बट ये यहाँ से सर्वर से डिलीट नहीं होते इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो सबकी एक अलग अलग फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो ये काम करते हैं हमारे पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब दूसरी बात करें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में अगर बात करें तो एक तो FTP ये फाइल ट्रांसफर के लिए, फाइल ट्रांसफर करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफर के लिए। और दूसरा जो प्रोटोकॉल होता है वो ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TFTP, ठीक है। तो जब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो ये रिलायबल कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। जब रिलायबल कनेक्शन या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करता हूँ तो FTP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मतलब TCP यूज़ करता है, ठीक है। और ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको TFT बोलते हैं वो अनरिलायबल या फिर कनेक्शन लेस UDP यूज़ करता है। FTP की हमने बात की थी, ये पोर्ट 21 पे काम करता है, और TFT अगर बात करें तो ये 89 पोर्ट पे काम करता है, ठीक है। तो ये हैं हमारे फाइल ट्रांसफ़र के प्रोटोकॉल, ठीक है। अब रिमोट फाइल सर्वर भी होता है जिसको NFS बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जैसे कि रिमोट फाइल सर्वर है, ठीक है, रिमोट फाइल सर्वर जिसको आप NFS बोलते हैं, ठीक है। तो NFS जो है वो TCP भी यूज़ करता है, ठीक है, कुछ केस में TCP यूज़ करता है और कुछ केस में UDP यूज़ करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो है रिलायबल कनेक्शन चाहिए या फिर नॉन रिलायबल कनेक्शन चाहिए, ठीक है। अब DNS की बात करें, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर UDP यूज़ करता है, यूज़र डेटाग्राम पैकेट। HTTP या फिर HTTPS हुआ, ठीक है, दोनों ही TCP यूज़ करते हैं, ठीक है। FTP हमने देख लिया, TCP एक केस में यूज़ कर रहा है जब FTP यूज़ कर रहे हैं, TFTP यूज़ कर रहे हैं जब वो UDP है, टेलनेट TCP यूज़ करता है 23 पोर्ट, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन ईमेल में सारे प्रोटोकॉल TCP यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है। अब डोमेन नेम सर्वर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर की बात करेंगे, ठीक है। पहले हमने जब बात की थी जब हम एक IP एड्रेस को, ठीक है, जब हम
एक ये हमारा था कंप्यूटर और यहाँ पे भी एक कंप्यूटर था जहाँ पे ये हमारा गूगल का सर्वर था, ठीक है, गूगल का google.com का सर्वर था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक हमारा डीएनएस सर्वर था, ठीक है, डीएनएस सर्वर था जो कि हमें आईएसपी प्रोवाइडर ने दिया था, ठीक है, आईएसपी प्रोवाइडर ने ये डीएनएस सर्वर दिया था जिसकी मदद से हम ये google.com जो था, ठीक है, इसका आईपी यहाँ से डीएनएस की मदद से वो आईपी एड्रेस ले पा रहे थे, ठीक है। तो ये बेसिकली चलता कैसे ये बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले जहाँ पे हमने वेब ब्राउज़र यूज़ किया होगा, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र बेसिकली करेगा क्या, ठीक है, वेब ब्राउज़र करेगा क्या, तो वेब ब्राउज़र बेसिकली चेक करेगा सबसे पहले जो आपने www.google.com डाला है तो उससे रिलेटेड आपके पास आईपी एड्रेसेस होंगे, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस की लिस्ट जो होगी उसमें सबसे पहले वेब ब्राउज़र चेक करेगा कि मेरे पास ये है कि नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं होता, ठीक है, उस लिस्ट में नहीं होता तो वो डीएनएस सर्वर को भेजता है, ठीक है, जो लोकली रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है, लोकली रिजॉल्व करने की कोशिश करता है इसको डीएनएस को। बट अगर इस सर्वर पे भी आपका डेटा अगर स्टोर नहीं हुआ, ठीक है, तो वो सर्वर टू सर्वर क्रॉस करते हुए, ठीक है, सर्वर टू सर्वर क्रॉस करते हुए यहाँ पे पहुँचेगा गूगल के सर्वर पे, ठीक है। तो ये काम बेसिकली हायरार्की में होता है। वहाँ पे हमने समझने के लिए एक सिंगल प्रोसेस समझ ली थी, ये एक पूरी की पूरी हायरार्की। थोड़ा सा डीएनएस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, डीएनएस के बारे में बात करते हैं। डोमेन नेम सर्वर हमने बेसिकली जैसे देख लिया था डायरेक्टली कि एक आईएसपी प्रोवाइडर जो है वो डीएनएस सर्वर आपके लिए कॉन्फ़िगर करके देगा उसी नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो वो लोकली डीएनएस है, ठीक है। अगर वो उसको उस पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर में से वो आईपी अगर उसको नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो उसको आगे दूसरे सर्वर पे बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस चलती जाती है, ठीक है, जब तक कि वो रिजॉल्व ना हो, ठीक है। तो ये रिजॉल्व किस तरीके से किया जाता है तो उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो हमारी डोमेन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे 3 तरीके की डोमेन्स रहती हैं हमारे पास। एक पहली होती है जेनरिक डोमेन, ठीक है, जेनरिक डोमेन। कंट्री लेवल डोमेन होती हैं, ठीक है, कंट्री लेवल डोमेन होती हैं। और अब हमारी इन्वर्स डोमेन भी होती है, ठीक है, इन्वर्स डोमेन भी होती है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट जो हमारी रूट लेवल डोमेन जिसको बोलते हैं डॉट, ठीक है। तो डॉट जो है हमारी वो रूट लेवल डोमेन है, टॉप डोमेन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। रूट लेवल डोमेन है हमारी डॉट, ठीक है, रूट लेवल डोमेन है डॉट। और ये फर्स्ट लेवल डोमेन हो गई, ठीक है। देन इसके बाद जो आएंगी वो सेकंड लेवल डोमेन हो जाएंगी, देन थर्ड लेवल। इस तरीके से हमारी चलती रहती है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। जेनरिक डोमेन की बात करें तो जेनरिक डोमेन जो है वो बेसिकली 3 कैरेक्टर डोमेन्स रहती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा .com, .org, .education, .government, ये सारी ही जेनरिक डोमेन के अंदर आ जाती हैं। अब 2 कैरेक्टर्स की जो डोमेन्स रहती हैं वो कंट्री लेवल डोमेन हो जाती हैं, जैसे कि USA है तो .USA US, ठीक है, .India, ठीक है। तो इस तरीके की कंट्री लेवल डोमेन आ जाती है, ठीक है। इन्वर्स डोमेन हमें ये फाइंड करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि अगर बात करें रिजॉल्व करना है हमें एक एड्रेस www. ठीक है, education community डॉट, ठीक है, डॉट। और यहाँ पे मैंने और कुछ लिख दिया वर्ड प्रेस, ठीक है, .com, ठीक है, डॉट। तो ये बहुत बड़ा लिख दिया, लास्ट में .com डॉट लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये रिजॉल्व कैसे होगी, डॉट डोमेन जो है वो रूट लेवल डोमेन है, ठीक है। राइट से रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डॉट डोमेन रूट लेवल डोमेन है और उसके अंदर मेरी कॉम है, ठीक है। तो कॉम डोमेन जो है वो एक जेनरिक डोमेन है। यहाँ पे जो है कॉम डोमेन है, ये कॉम डोमेन जेनरिक डोमेन है। इस कॉम डोमेन के अंदर हमारी एक और डोमेन है जिसको हम बोल रहे हैं वर्ड प्रेस, ठीक है। इस वर्ड प्रेस के अंदर मेरी एक और डोमेन है जो कि है हमारी एजुकेशन कम्युनिटी, ठीक है। तो ये जो रिजॉल्विंग का काम है वो राइट टू लेफ्ट इस तरीके से चलता है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ वर्ड प्रेस के अंदर एक डोमेन है जिसका नाम है एजुकेशन कम्युनिटी, तो ये एक सब डोमेन्स हो गई, ठीक है। मतलब मेन डोमेन कॉम है, फिर उसके बाद वर्ड प्रेस है, देन फिर एजुकेशन कम्युनिटी। तो इस तरीके से रिजॉल्विंग का काम चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली कुछ नहीं था, ये बताना था कि थोड़ा सा ये चीज़ें, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है एप्लीकेशन लेयर से। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क में चीज़ें बची हैं वो एक बची है IEEE स्टैंडर्ड, ठीक है, IEEE स्टैंडर्ड बचा है। और इसके अलावा IEEE स्टैंडर्ड में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, अगर लगा तो देख लेंगे ये IEEE स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क ख़त्म होता है। तो आशा रखता हूँ
कि जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आशा रखता हूँ ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।